नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में चमोली के कुरीगाड़ गांव के रहने वाले रुचिन सिंह रावत शहीद हो गए। रुचिन का पार्थिव शरीर चमोली उनके गांव लाया जा रहा है और कल उनका अंतिम संस्कार होगा। सुबह 10 बजे पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले शहीद रुचिन सिंह रावत का पार्थिव शरीर आज जौली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचा, जहां उत्तराखंड के लाल को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एयरपोर्ट पहुंचे और जवान को सैन्य सम्मान और राजकीय सम्मान के साथ भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर यूनिट में रुचिन तैनात थे और 9वीं पैरा कमांडो में थे। रुचिन अपने पीछे बुजुर्ग माता पिता, पत्नी और 4 साल के बच्चे को छोड़कर गए हैं। रुचिन की शहादत की खबर मिलने के बाद पूरे इलाके में गम का माहौल है। सब लोगों के लिए आज 2 पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचे हैं। हमारे प्रदेश के रुचिन सिंह रावत और हिमाचल प्रदेश के प्रमोद नेगी, दोनों के ही पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचे हैं, जहाँ हमारे लिए एक तरफ बहुत दुखद क्षण भी है और उसके साथ साथ हमारे लिए गौरव भी है, गर्व भी है कि दोनों ने भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान दोनों शहीदों को अपने श्री चरणों में स्थान दे। और उत्तराखंड में अवैध मज़ारों पर धामी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। हरिद्वार प्रशासन ने आर्यनगर इलाके में एक अवैध मज़ार को ध्वस्त कर दिया और इस दौरान कुछ लोगों ने मज़ार तोड़ने का विरोध भी किया। जबरदस्त उस दौरान हंगामा भी देखने को मिला, लेकिन पुलिस ने मौके पर हालात को कंट्रोल में रखा और प्रशासन की कार्रवाई बदस्तूर जारी रही। पुलिस ने इलाके के तमाम रास्तों पर बैरिकेडिंग की और फिर अवैध मज़ार को ध्वस्त करने का काम किया गया। वहीं इसके बाद सिंहद्वार चौक पर अवैध तरीके से बनाया गया हनुमान मंदिर को भी प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया और प्रशासन का कहना है कि उनकी कार्रवाई निष्पक्ष है, किसी के खिलाफ नहीं है। 5 से 6 दिन पहले हम लोगों के द्वारा हिंदू स्ट्रक्चर हटाए गए थे, जो कि रास्तों पे या सार्वजनिक स्थान पर एस्टेब्लिश कर दिए गए थे। और आज इसी क्रम में अभी सबसे पहले एक मज़ार को हटाया गया है, जो कि बीच रास्ते में बनी हुई थी, और इसके बाद जो और स्ट्रक्चर है उनको भी आइडेंटिफाई करके हटाया जा रहा है। कितना चुनौतीपूर्ण रहा सर इसको हटाना? कुछ लोग नहीं, देखिए ये कुछ चंद लोगों का एक इंटरेस्ट है जो कि अपना पॉलिटिकल इश्यूज सिद्ध करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों का कोई वजूद नहीं है। जो भी चीज़ें की गई है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों के क्रम में की गई है। बाकी लॉ एंड ऑर्डर सभी सामान्य है और इतना किसी का वजूद भी नहीं है कि इस हरिद्वार में कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़े। अवैध मज़ारों के खिलाफ चल रहा धामी सरकार का बुलडोजर अब जंगल से निकलकर शहरों की तरफ आ गया है। हरिद्वार में आज ज्वालापुर क्षेत्र के आर्यनगर में एक काफ़ी पुरानी मज़ार को आज तोड़ा गया है। अब से थोड़ी ही देर पहले ये कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की गई है। अभी उस मज़ार को तोड़ने के बाद उसका जो मलबा है यहाँ से जेसीबी से उठाकर उसको जो है भरा जा रहा है। मज़ार तोड़ने के दौरान यहाँ जो कार्रवाई है वो बेहद गोपनीय ढंग से की गई, बहुत ही संवेदनशीलता उसमें बढ़ती गई। किसी भी उससे मीडिया को ना सिर्फ दूर रखा गया बल्कि रास्तों की भी बैरिकेडिंग कर दी गई और किसी भी को भी आने जाने की उसमें किसी भी तरह की इजाज़त नहीं देगी, ताकि कोई भी अव्यवस्था यहाँ पर ना फैले। न्यूज़ 18 पुलकेश शुक्ला, हरिद्वार। और पिथौरागढ़ के धारचूला एसबीआई में बैंक मैनेजर को गार्ड ने जिंदा जलाने की कोशिश की। गार्ड ने कुर्सी पर बैठे मैनेजर पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। बताया जा रहा है कि ड्यूटी को लेकर गार्ड मैनेजर से काफी खफा था और उसने अपनी नाराजगी के चलते घटना को अंजाम दिया। इस घटना में बैंक मैनेजर 35% के करीब जल गए हैं। घटना से बैंक में दहशत का माहौल है। मैनेजर की हालत काफी गंभीर है, जिसको देखते हुए अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं पुलिस ने गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है। गार्ड दीपक क्षेत्री देहरादून के विकासनगर का रहने वाला है, जबकि मैनेजर बिहार के रहने वाले हैं। कुछ कहासुनी में उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया और जलाने का प्रयास किया गया था, जिसमें तुरंत मौके पे पुलिस पहुंची और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। और एसबीआई के जो मैनेजर हैं उनको वहीं पे फर्स्ट एड करवा के उनको जो है एम्स ऋषिकेश में शिफ्ट करवाया जा रहा है। और देहरादून से खबर है, जहां पर जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि जरूरत पड़ी तो राज्य हित में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे।
इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के हित में जो जरूरी होगा वो करेंगे। बता दें कि एक अखबार से बातचीत में सीएम धामी ने ये तमाम बड़ी बातें कही। उत्तराखंड में भी कई बार जनसंख्या नियंत्रण कानून का मुद्दा उठ चुका है, जिक्र हो चुका है। उत्तराखंड में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एक बार फिर से रार छिड़ी हुई है। बीजेपी जहां इस पर कोई बड़ा कदम उठाकर मास्टर स्ट्रोक खेल सकती है, वहीं कांग्रेस इसकी जरूरत ही नहीं मानती है। ये रिपोर्ट देखिए। वक्त वक्त पर जनता नियंत्रण कानून पर बहस छिड़ती रही है। बीजेपी मानती है कि उत्तराखंड में जिस तरह से डेमोग्राफिक चेंज की स्थितियां पैदा हो रही हैं, उसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि इस पर मुख्यमंत्री से बातचीत की जाएगी, जबकि कांग्रेस कहती है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी कांग्रेस की देन है। लेकिन बीजेपी मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात कर रही है। और अभी हम लोग बैठेंगे और माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा होगी, और क्योंकि उत्तराखंड की जो परिस्थिति बन रही है, उस परिस्थिति के लिए भी आवश्यक है कि हम कानून बनाएं। अब सियासत भले कुछ भी कहे, लेकिन जानकार अब उत्तराखंड में जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत बताते हैं। मंदिर, मस्जिद, मजार, मदरसे, जनसंख्या नियंत्रण, बस क्योंकि उनके पास और कुछ है ही नहीं कहने के लिए, क्योंकि मंत्री तो पीट रहे हैं सरेआम लोगों को। कहीं कोई वीआईपी कुछ कर जा रहा है, कहीं सफेद पोश नेता जांच नहीं होने दे रहे हैं, तो बेचारे अपनी जो खाल है उसको बचाने के लिए उनके पास और कोई उपाय ही नहीं हो, ऐसे ही कुछ ना कुछ सुगुफे बीच बीच में छोड़ते जाते हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बहस शुरू हो गई है। हालांकि उत्तराखंड में पंचायत प्रतिनिधियों के बीच 2 बच्चों की शर्त रखकर सरकार बहुत पहले ही इस दिशा में बड़ा फैसला ले चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और वहीं साल 2025 तक काम के प्लानिंग को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में मीटिंग की, जिसमें शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेल विभाग के अफसर मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि जिलों में बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ रहे हैं, इसके कारणों को देखा जाए ताकि स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी आ सके। वहीं सभी स्कूलों में जरूरी सुविधाएं होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि पॉलिटेक्निक और आईटीआई में डिमांड के हिसाब से कोर्सेज करवाए जाए, तो खेल विभाग इस पर ध्यान दे कि नई स्पोर्ट्स पॉलिसी का फायदा खिलाड़ियों को मिल रहा है या फिर नहीं। सीएम ने कहा कि 2024 में होने वाले नेशनल गेम्स की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। और बीजेपी अपने 5 लोकसभा सांसदों को फिर से टिकट देगी या फिर इसमें से कुछ का पत्ता साफ भी होगा, यह आने वाले महीनों में साफ हो जाएगा। लेकिन इन सबसे पहले बीजेपी संगठन ने इन सांसदों को एक होमवर्क पकड़ा दिया है, जिस पर इन सांसदों का भविष्य टिका हुआ है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने में भले ही अभी कुछ वक्त हो, लेकिन बीजेपी ने अपने सांसदों को जमीन पर उतरने का फरमान सुना दिया है। सांसदों को अपनी लोकसभा के हर विधानसभा क्षेत्र की खाक छाननी होगी और 1 महीने में अपनी रिपोर्ट खुद पेश करनी होगी। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री भी अपने सिटिंग सांसदों का रिपोर्ट कार्ड लेने उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। अब सांसदों का प्रवास लगा हुआ है। सांसदों के अपनी अपनी लोकसभा के अंदर और लोकसभा में हर विधानसभा के अंदर जो कमजोर बूथ है उसको कैसे सशक्तिकरण किया जा सकता है। हालांकि सब कवायद के बीच बीजेपी के सांसद खुद को सक्रिय करार दे रहे हैं। उनको लाना, ये सब बातें होती हैं, इन्हीं पर बात हुई है। और चुनावी वर्ष है, ये भी बात सही है कि अधिकतम लोगों के साथ संपर्क भी हो और हमारे बूथ सक्रिय रहे। ये नहीं, मेरी हमेशा सक्रियता रही है और भारतीय जनता पार्टी की चुनाव के समय केवल सक्रियता बढ़ती है ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अनिवार्य काम करती रहती है। आने वाले समय में क्या उम्मीद मानते हैं 24 के चुनाव? आप क्या उम्मीद मानते हैं, आप तो समझ ही रहे हैं। जाहिर है बीजेपी सांसद भले ही अपनी सक्रियता का दावा करें, लेकिन संगठन के पास पहले से ही इनके कामकाज का लेखा जोखा मौजूद है। ऐसे में बीजेपी के 5 सांसदों को टिकट मिलेगा या कटेगा, ये अगले 1 महीने में तय होगा, क्योंकि सांसदों को अपना रिपोर्ट कार्ड खुद पेश करना होगा। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी।
और वहीं महिला कांग्रेस ने आज देहरादून में सचिवालय कूच किया। हालांकि प्रदर्शनकारी महिलाओं को पुलिस ने सचिवालय से पहले रोककर हिरासत में ले लिया और इस दौरान पुलिस और महिला प्रदर्शनकारी में नोकझोंक भी देखने को मिली। महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की मारपीट वाली घटना और अंकिता भंडारी केस की सीबीआई जांच न करने के विरोध में किया। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा है कि मामले में कोई कुछ नहीं बोल रहा, इसलिए मुंह पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया जा रहा है। हरिद्वार में चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के दो बड़े नेताओं में विवाद बढ़ता चला जा रहा है। हरीश रावत और हरक सिंह रावत खुलकर आमने सामने आ गए हैं और दोनों का टारगेट एक ही लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर हरिद्वार में लोकसभा का टिकट विरोधी के हाथ ना लगे। हरीश रावत और हरक सिंह रावत एक मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, पर फिलहाल लड़ाई मुख्यमंत्री बनने की नहीं, हरिद्वार से सांसद का चुनाव लड़ने को लेकर छिड़ी है। हरक सिंह इन दिनों हरिद्वार में एक्टिव बने हुए हैं। हरक सिंह साफ साफ अपनी इच्छा जता चुके हैं कि वो सांसद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, पर टिकट मिलेगा नहीं ये पार्टी को तय करना है। पर हरिद्वार में हरक सिंह रावत की एंट्री कांग्रेस नेता हरीश रावत को परेशान कर रही है और ये परेशानी 2009 में हरिद्वार से सांसद रहे हरीश रावत के बयान में साफ झलकती है। भाई मैं कोई भी लड़े मैं तो सबके लिए काम करूंगा, सबको जिताने के लिए काम करूंगा, लेकिन 2016 के अपराधी जो भी हैं, जो भी खलनायक हैं, वो कहीं से भी लड़ना चाह रहे हो तो इस समय कांग्रेस को जिताने के लिए काम करके अपने पाप का प्रायश्चित करें, फिर आगे देखेंगे जब पाप का प्रायश्चित हो जाए। हरिद्वार में हरक की एंट्री और हरीश रावत के बयान से साफ है कि दोनों धुर विरोधी नेता एक दूसरे को सहन करने के मूड में नहीं है। 2016 की याद दिलाने वाली बात पर हरक सिंह ने तीखा पलटवार किया। हरक सिंह ने कहा कि 10 चुनाव हारने वाला नेता बड़ा नेता नहीं होता और जिस दिन मैं 2 चुनाव हार जाऊंगा चुनाव लड़ना छोड़ दूंगा। बार बार ये दोहराओगे कि साहब 2016 तो उस दिन कहते ना सोनिया गांधी से, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से कि भाई कि नहीं इनको नहीं सम्मिलित करेंगे। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि 10 चुनाव हार जाऊं। कि वो लहर, जब लहर थी तब चुनाव जीते और उसके बाद पार्लियामेंट से लेकर, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, ऐसे लोग हैं उत्तराखंड में जिस दिन मैं लगातार 2 चुनाव हार जाऊंगा, मैं आज आपसे कह रहा हूं उस दिन मैं चुनाव की राजनीति नहीं करूंगा। हरक सिंह ने कहा मेरी वापसी 2022 में किसी ब्लॉक के नेता ने नहीं बल्कि देश के प्रदेश के बड़े नेताओं ने करवाई थी। अब जिसे दिक्कत है वो हाईकमान से बात करे। साफ है हरक सिंह हो या हरीश रावत, हरिद्वार से टिकट की दावेदारी के सवाल पर सियासत शुरू हो गई है और दोनों नेताओं की एक दूसरे के खिलाफ हुई इस जुबानी जंग ने हरिद्वार में टिकट की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और अब बात मौसम के मिजाज की, जहां बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से मौसम बदल गया है। मौसम बदलने के साथ ही बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी भी शुरू हो गई है और बद्रीनाथ धाम में 2 दिन से लगातार मौसम साफ था, लेकिन दोपहर के बाद एक बार फिर से मौसम बदलने के बाद बर्फबारी शुरू हो गई। देख सकते हैं आप यहाँ पर तस्वीरें जिसमें धाम में कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। बद्रीनाथ धाम से ताजा तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो बर्फबारी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो मौसम विभाग ने अगले 4 दिन मैदानी इलाकों के लिए तो साफ मौसम बताया है, लेकिन बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा पर जाने वालों के लिए राहत नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन भी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। बद्रीनाथ, केदारनाथ के ऊपरी इलाकों में बारिश होगी जिससे यात्रा मार्गों पर दिक्कतें आ सकती हैं। मई के महीने में इससे पहले 2015 और 2020 में भी रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई थी, लेकिन इस बार 4 धाम यात्रा में लोगों के ज्यादा आने से समस्याएं बढ़ गई हैं। अगले 3-4 दिनों में जो है उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र, विशेषकर जैसे मैंने बताया उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है, इनमें कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा, गरज के साथ वर्षा की संभावना है। बाकी जो उत्तराखंड के ज्यादातर स्थान है वहां पे मौसम साफ रहेगा।
तो लगातार मौसम खराब होने के चलते केदारनाथ पैदल मार्ग पर कई जगह ग्लेशियर टूटने की घटनाओं के बाद अब श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी को देखते हुए इन स्थानों पर एसडीआरएफ के जवानों की तैनाती की गई है। लाउडस्पीकर के जरिए यात्रियों को सचेत किया जा रहा है और उन्हें सुरक्षित आवागमन भी करवाया जा रहा है। तो पहाड़ों पर ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, बर्फ लगातार जमी है और हाल ही में 2 बार ग्लेशियर टूटने की भी तस्वीरें सामने आई हैं। सुरक्षित यात्रा के लिए लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं और साथ ही नई गाइडलाइन के तहत ये भी कहा जा रहा है कि अब आप रजिस्ट्रेशन फिलहाल मत कराइए, लेकिन जिन लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन करवा लिया है वो यात्रा कर सकते हैं। कई जगह सड़क बंद है ग्लेशियर टूटने से। और बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के काम पर पीएमओ की सीधी नजर है। प्रधानमंत्री ऑफिस में उप सचिव मंगेश और साथ ही पर्यटन विभाग में विशेष कार्याधिकारी भास्कर खुरबे बद्रीनाथ पहुंचे। इसके साथ ही वहां मास्टर प्लान के तहत पुनर्निर्माण के कामों का जायजा लिया है। इस दौरान भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और साथ ही काम की स्पीड पर दोनों अधिकारी संतुष्ट भी नजर आए। साथ ही कहा कि आने वाले वक्त में भक्तों को और ज्यादा बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ बस अड्डे से लेकर रिवर फ्रंट भी बनाया जा रहा है। खबरें लगातार जारी है, वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का।